बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे ये डायबिटीज मेलाइटस के और इसके बॉडी में इफेक्ट्स पर। मैं बात कर रहा था कुछ कि कैसे डायबिटीज मेलाइटस जो है वो बॉडी में डैमेजेस करती है। तो इसमें मैंने तीन मेन मेन चीज़ें किडनीज पर, रेटिना पर और नर्व पर इसका इफेक्ट बताया था। तो अब मजीद भी इसका एक लाइन लिखी हुई है जिसको हम मजीद भी देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम इंसुलिन के काम देखते हैं, जिस वाली पिक्चर में इंसुलिन के काम मैंने आपको दिखाए थे कि क्या क्या इंसुलिन काम करती है। ये देखें, ये वाली वो पिक्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा पर नजर आ रहा है कि इंसुलिन क्या क्या काम है। तो इस पिक्चर में ये जो नीचे लिखा हुआ है कि इंसुलिन एडिपोज टिश्यू में क्या करती है। ये इंसुलिन एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज भेजती है। ब्लड से ग्लूकोज जो है वो ये एडिपोज टिश्यू में भेजेगी। यानी कि अगर ये ब्लड है कौन है, ऑब्वियसली ब्लड कहाँ होगा, ब्लड वेसल में होगा ना। तो ब्लड वेसल में जो खून है वहां से ये ग्लूकोज को पकड़ेगी इंसुलिन और एडिपोज टिश्यू में भेजेगी। अब एडिपोज टिश्यू में ये ग्लूकोज जो होता है ये यूज होता है बहुत सारी टॉक्सिक मादों को नॉन टॉक्सिक मादों में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में नॉन टॉक्सिक टॉक्सिक मादों से, यानी कि जहरीले मादों से नॉन टॉक्सिक मादे बनते हैं ग्लूकोज की वजह से। अब जब इंसुलिन काम नहीं करेगी, इंसुलिन काम नहीं करेगी का मतलब इंसुलिन कम हो गई, क्या हुआ, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड से इधर जाना भी रुक गई। ऐसा ही हुआ। तो उसकी वजह से वो जो टॉक्सिक मादे हैं वो नॉन टॉक्सिक मादों में भी कन्वर्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से वो जो टॉक्सिक मादे हैं वो वैसे ही यूरिन से फिर निकलेंगे। और यूरिन में वो अपने साथ बहुत सारे कैटाइंस यानी कि मिनरल्स भी ले जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम फैट विच नीड्स ग्लूकोज एनर्जी फॉर देयर ऑक्सीडेशन आल्सो accumulate एंड आर ओनली लॉस्ट फ्रॉम द किडनी विद वैल्यूएबल मेटल कैटायंस। कहते हैं कि फैट से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं, कुछ फैट से केमिकल बनते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। और वो नॉन टॉक्सिक कैसे बनते हैं कि अगर ग्लूकोज की एनर्जी से उनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो वो नॉन टॉक्सिक हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं आपकी बुक में लिखा हुआ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता कुछ ये यूं है कि फिर वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट वैसे ही किडनी से यूरिन के जरिए जाते हैं और अपने साथ क्या ले जाते हैं, अपने साथ वैल्यूएबल मेटल कैटाइंस ले जाते हैं। यानी कि बहुत ही कीमती मेटल के कैटाइंस ले जाते हैं, बहुत ही कीमती मिनरल्स ले जाते हैं, सोडियम वगैरह और भी चीजें। तो इस तरह से ये ग्लूकोज, इस तरह से भी शुगर जो है वो इफेक्ट करती है। अगली लाइन लिखी हुई है द बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड, यानी कि जिस्म में पानी की कमी होती है। ये तो वाज़ेह तौर पर मैंने 15 दफा बता दिया कि कैसे ग्लूकोज जो है वो नेफ्रॉन से ज्यादा जाने की वजह से पानी भी अपने साथ खींच के ले जाएगी, जिस वजह से यूरिन ज्यादा आएगा तो बॉडी तो डिहाइड्रेट होगी ही। अच्छा, यहाँ तक तो आगे डायबिटीज मेलाइटिस की, यानी कि यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे बताएगा कि अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए बॉडी में, बॉडी में ना कुछ ट्यूमर बनते हैं, पेंक्रियाज में ट्यूमर अगर बन जाए, कैंसर हो जाए पेंक्रियाज का। इंसुलिनोमा एक ट्यूमर होता है, इंसुलिनोमा। ये पेंक्रियाज में भी बन सकता है, ये इंटेस्टाइन्स में भी बन सकता है। तो वो ऐसा ट्यूमर होता है जिससे बहुत ज्यादा इंसुलिन बनती है। तो अगर ज्यादा इंसुलिन पर पैदा हो तो फिर क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है कि फिर शुगर ब्लड में बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कोई इंसुलिन का काम ही है कि शुगर ब्लड में कम करना। तो उसको हम, अगर शुगर ब्लड में कम हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये बड़ी खतरनाक कंडीशन है ये, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर से भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में दिमाग फौरी तौर पर काम करना बंद कर देता है और बंदा मर भी जाता है, कभी कभी फौरन ही मर जाता है, यानी कि ऐसे ही आधे घंटे में मर जाएगा। विच जो हाइपोग्लाइसीमिया क्या करेगा, नर्व को अपसेट करेगा और मसल की फंक्शन को भी अपसेट करेगा। और मतलब नर्व को अपसेट करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये दिमाग को बहुत ज्यादा अपसेट करेगा और बंदा मर जाता है इससे, अगर ज्यादा तो है। और एक और बात लास्ट में बस मैं ये करना चाहूंगा इस अभी तक के लिए, कि डायबिटीज मेलाइटस के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के लिए हम
पहले दवाइयाँ देते हैं हम उसे खाने के लिए, अगर उससे कंट्रोल ना हो फिर इंसुलिन देते हैं। सारी दवाइयाँ ऐसी नहीं हैं जो कि शुगर को बहुत ब्लड में कम करें, लेकिन उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुगर को बहुत कम भी कर सकती हैं। तो शुगर वाले बंदों के जो फौरन मरने के चांसेस हैं ना, वो दवाइयों के साथ ज़्यादा हैं। उन दवाइयों को अगर कंट्रोल तरीके से ना खाया जाए, या उनको खा के कोई यानी कि रोटी वगैरह ना खाई जाए, तो वो दवाइयाँ ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, जिसकी वजह से बंदा मर भी सकता है। इंसुलिन भी ऐसा ही करती है। इंसुलिन भी अगर खाई जाए, ली जाए, पेट में लगाई जाए, और जो है वो क्या, और उसके बाद जो है वो खाना वगैरह ना खाया जाए, और तो फिर ये मसला हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और बंदा बंदा मर जाए। ग्लूकागोन। ग्लूकागोन के लिए मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। ग्लूकागोन बेसिकली अल्फा सेल से बनते हैं। अल्फा सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? अल्फा सेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको दिखाया भी था पिछले लेक्चर में। ये हमारे से फिर से ठीक है जी। ये तो खराब है समझ, वही हो गया। ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में ये देखो साइड पर एक्सोक्राइन सेल्स हैं, जिनसे पेंक्रियाटिक जूस बनता है, ठीक है। और इसके अंदर एक आइलेट जजीरा बना हुआ है। जजीरे में कुछ बीटा सेल्स हैं नीले रंग के, इनसे इंसुलिन बनती है, और इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड शुगर को कम करना। इसके अलावा कुछ हरे रंग के सेल हैं। हरे रंग के सेल कम हैं लेकिन हैं तो। और ये अल्फा सेल है, इनको अल्फा सेल कहते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाते हैं। ग्लूकागोन ग्लूकागोन का क्या काम है? शुगर को इंक्रीज करना, ब्लड शुगर को इंक्रीज करना। तो ये इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ग्लूकागोन इज इसेंशियली एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। मैंने ये पहले भी बात की थी कि ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन के से बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। एंड causes एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और इसकी वजह से ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को में इंक्रीज लाता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल्स इंक्रीज कर देता है। It does this by mainly by promoting breakdown of glycogen to glucose in liver and muscles। तो ये क्या करता है हम अगर देखें तो ये क्या करता है? ये वाली पिक्चर में इंसुलिन का काम है। मैं इसी पिक्चर से आपको थोड़ा सा ग्लूकागोन का काम भी समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये है जी ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन बेसिकली किस किन किन तरीकों से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ाएगा? ये एक तो मसल पर एक्ट करेगा और एक लिवर पर एक्ट करेगा। देखो, लीवर और मसल में बड़ी ज्यादा मिकदार में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ पड़ा होता है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि जो लीवर है ये भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंसुलिन मुसलसल इसमें ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करवाता है। और मसल में भी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है इंसुलिन की वजह से, ठीक है। मसल में भी ग्लाइकोजन होता है, स्टोर होता है, और लीवर में भी स्टोर होता है ग्लाइकोजन। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो आपको इस बात का पता है, आपको इस बात का पता है, आपने दो जो चैप्टर नंबर 14 था ट्रांसपोर्ट वाला, उसमें हमने ये बल्कि चैप्टर नंबर 12 थोड़ी थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, उसमें हमने एक बात ये पढ़ी थी कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ थोड़ा सा पिक्चर। फर्ज करो ये मिलता है, ये मिलता है, तो मेरे से आगे इंटेस्टाइन है, ठीक है। मैं बस फर्जी से इंटेस्टाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, समझ लो ये इंटेस्टाइन। अब ये यहाँ से ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज ब्लड में आता है, और ये ब्लड ब्लड सीधा कहाँ जाता है? पता है आपको कहाँ जाता है? जो इंटेस्टाइन से ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? ब्लड जो इंटेस्टाइन से होता है वो सीधा कहाँ जाता है? सीधा लीवर के पास जाता है, पोर्टल पोर्टल वेन से, ठीक है। अगर अब भी आप थोड़ा सा उसको अपने दिमाग में रिसर्कुलेट करो, तो आपको ये याद होगा, मैंने भी बड़ा गौर से ये चीज़ पढ़ाई थी कि इंटेस्टाइन से जो ब्लड होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें से जरूरी नहीं सिर्फ खुराक ही हो, यानी कि ग्लूकोज हो, लिपिड्स हो, माइनस हो, ये हो फैटी एसिड्स वगैरह हो, ये नहीं। इसमें जो बाहर से जहरीले मादे हम खा रहे हैं, जो गंदा तेल हम खा रहे हैं, जो फर्ज करो किसी ने दवाई खाई है, वो ये सारा कुछ जाता है सबसे पहले जिगर के पास।
जिगर क्या करता है, जिगर के काम जहाँ पर लिखे हुए हैं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, जिगर के जहाँ पर काम लिखे हुए हैं, तो वहां पर आप देखो कि जिगर के क्या क्या काम लिखे हुए हैं। जिगर का काम एक ये भी है कि वो जहरीले मादों को खत्म करता है, यानी कि जहरीले मादों को सही मादों में कन्वर्ट कर देता है। तो असल में मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ से इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज जो है वो अब्जॉर्ब हो के आता है और वो लीवर में जाता है, और लीवर में वो ग्लूकोज, इंसुलिन जो है वो लीवर में क्या करती है, उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देती है, और ग्लाइकोजन यहाँ पर स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन यहाँ पर स्टोर रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो अजाफी ग्लूकोज होता है, जो अजाफी ग्लूकोज होता है लीवर से, वो जाता है ब्लड वेसल्स के जरिए। मतलब यहाँ से फिर ब्लड वेसल्स के जरिए हार्ट में जाएगा, ठीक है, हार्ट में जाएगा। ये मैं हार्ट बनाया है जी, इस तरह का। और हार्ट फिर पंप करेगा ब्लड को मसल, ठीक है। और मसल में भी जाकर ग्लूकोज कुछ तो कंट्रक्शन के लिए यूज हो जाएगा, और बाकी जो इजाफी ग्लूकोज होगा वो यहाँ पर भी ग्लाइकोजन बन जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजन बन जाएगा, ये देखो ग्लाइकोजन। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि तुम लिवर में और मसल में ग्लाइकोजन काफी मिकदार में स्टोर हुआ होता है। तो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन जो है वो क्या काम करता है, जब भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम हो। आमतौर पर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम नहीं होते, ठीक है, आमतौर पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन जब भी अगर कम हो जाए, बंदा बहुत देर तक भूखा रहा है और उसके ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो फिर क्या करता है कि ग्लूकागोन जो है वो लिवर को भी हुक्म देगा कि अब इंसुलिन की बात माननी छोड़ दो, और इसको भी हुक्म देगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। अच्छा, ग्लूकागोन जो है वो लिवर को भी हुक्म देगा अभी इंसुलिन की बात माननी छोड़ दो, और मसल को भी कहेगा अभी इंसुलिन की बात माननी छोड़ दो। अब जो ग्लाइकोजन तुमने स्टोर किया हुआ है ना, जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है, इसको तोड़ो, इसको तोड़ कर क्या करो, इससे ग्लूकोज निकालो और वापस ब्लड में डालो, ताकि ब्लड में ग्लूकोज पूरा हो जाए। नहीं तो बंदा मर जाए, नहीं तो बंदा मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन जो होता है ये ग्लूकोज के अलावा दूसरी कोई एनर्जी नहीं यूटिलाइज कर सकता। ब्रेन के सेल्स जो होते हैं ये ग्लूकोज ही से ही अपनी एनर्जी लेते हैं, दूसरी तरीके से ये एनर्जी नहीं ले सकते। तो ब्रेन को लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह ये करता है, ग्लूकागोन का ये काम होता है। इसके अलावा ग्लूकागोन जो है वो कुछ मकदार में यानी कि नया ग्लूकोज भी बनवा सकता है, ठीक है। ये देखो ग्लूकोजेन जेनेसिस भी ज्यादा करवा दे यहाँ पर, ये तो इंसुलिन का काम है ना, को कम करता है, लेकिन ये बनवा भी सकता है। तो ग्लूकागोन ये कैसे करता है, वही मैंने कहा कि ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है बेसिकली, प्रमोट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन लिवर एंड मसल, ठीक है। तो ये लिवर और मसल में क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ कर ग्लूकोज बनवाएगा। तो और ये दूसरे नंबर पर क्या करता है, फैट को भी तोड़ता है, फैट को भी तोड़ता है। फैट को भी अगर तोड़ेंगे ना, तो फैट से फैटी एसिड निकलेंगे और ग्लिसरॉल निकलेगा, और वो जो ग्लिसरॉल वगैरह होता है ना, जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है, उसको भी हम मुख्तलिफ तरीकों से बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो वो फैटी एसिड होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो किसी ना किसी हद तक फैटी एसिड जो होते हैं ना, फैटी एसिड जो होते हैं उनसे भी एनर्जी, सॉरी, जो मसल्स होते हैं, मसल के सेल्स होते हैं, वो फैटी एसिड से भी एनर्जी ले लेते हैं। जैसे ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी मिलती है, ऐसे फैटी एसिड से भी एनर्जी लेते हैं। तो उनको भी तोड़ तोड़ के एनर्जी हासिल करते हैं हम, लेकिन ब्रेन नहीं कर सकता है। ग्लूकागोन abnormality सीम रेयर एज एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि ग्लूकागोन कम ज्यादा होना बहुत कम नजर आता है हमें। ग्लूकागोन मतलब इतनी ज्यादा ग्लूकागोन की वजह से इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं होती, ठीक है। ये लिखा हुआ है यानी कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हम सारे जो ऊपर सारे डिसऑर्डर्स जो बीमारियां पढ़ के हैं वो सारे एंडोक्राइन के। अगर अल्फा सेल्स का ट्यूमर आ जाए, यहाँ पर उसने अल्फा सेल्स वर्ड यूज किया, मैंने अल्फा सेल्स दिखाए ना आपको, अल्फा सेल्स वही होते हैं जो ग्लूकागोन बनाते हैं। अगर इनका ट्यूमर बन जाए तो फिर ग्लूकागोन की सेक्रेशन बढ़ जाती है, और उसकी वजह से होता है, क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, सॉरी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, यही जो ज्यादा ग्लूकोज है ये अल्फा सेल को ही डैमेज कर देती है, और अल्फा सेल्स को डैमेज करेगी तो ग्लूकागोन बनेगा ही, ठीक है। तो ग्लूकागोन बनेगा ही। समझ लगी। अब यहाँ तक हम
जो है वो कर चुके हैं इसको डायबिटीज, जो आइलट ऑफ पेंक्रियाज को। अगर मैं अभी तक पूछूं आपसे कि ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए आपने कितने हार्मोन पढ़े हैं। ब्लड में ग्लूकोज बेसिकली अगर तक अभी तक हम देखें हैं तो ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमने इंसुलिन को पढ़ा और एक हमने ग्लूकागोन को पढ़ा, लेकिन इस सिर्फ ये दो नहीं कंट्रोल करते, और भी कुछ चीजें, और भी कुछ हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। मेरे ख्याल में आज इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यार आज एड्रिनल पढ़ लें हम, एड्रिनल पढ़ लेते हैं, एड्रिनल पढ़ लें ताकि हमारा कवर हो जाए। आगे आ गया जी एड्रिनल्स। एड्रिनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। एड्रिनल्स के लिए जब भी आपने एड्रिनल्स का वर्ड सुनना है तो आपके दिमाग में जो दूसरा वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए स्ट्रेस। यानी कि एड्रिनल ज्यादातर काम तब करते हैं जब स्ट्रेस होता है बॉडी पर, तो एड्रिनल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये होते क्या, सबसे पहले तो एक एड्रिनल ग्लैंड होते क्या है। ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ईच ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये गुर्दों के बिल्कुल ऊपर पड़े होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पिक्चर आपके सामने आ गई होगी। ये देखो ये एड्रिनल ग्लैंड्स हो, ये देखो ये सबसे पहले इस पिक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस पिक्चर में हमें दो किडनीज नजर आ रही हैं, ये एक लेफ्ट किडनी है और ये एक राइट किडनी है। और हमें आ रही है ऊपर से एक आर्टरी, ये एओर्टा ही नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और एक इंफीरियर वेना केवा नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। वेन्स हमेशा दिल की तरफ जाती हैं और आर्टरी दिल से दूर जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें नजर आ रहा है किडनी से निकलता हुआ क्या नजर आ रहा है, यूरिटर है, इधर से भी और इधर से भी। ये आप पिछले चैप्टर में हेमोस्टेसिस वाले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। और ये यूरिटर नीचे जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। लेकिन ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस किसी के बारे में नहीं है, हमारा टॉपिक है आज का ये जो इनकी चीजें किडनीज के ऊपर जो चीजें पड़ी हुई हैं, किडनी के ऊपर इधर भी देखो एक एड्रिनल ग्लैंड पड़ा हुआ है और एक इधर भी एड्रिनल ग्लैंड पड़ा हुआ है। इनमें से इन एड्रिनल ग्लैंड को जब हमने खोल के देखा, काट कर देखा, तो इसमें देखो ये एक बाहर वाला हिस्सा है लैदा से और एक अंदर वाला हिस्सा है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि बायो में जो अंदर वाले हिस्से को हम अक्सर मेडुल्ला कहते हैं, ठीक है। अंदर वाले को मेडुल्ला कहते हैं और बाहर वाले को कोटेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे सेरिब्रल कोटेक्स बाहर वाले को कहते हैं, वो बाहर बाहर होता है ना, अंदर वाले को हम मेडुल्ला कहते हैं, ठीक है। अब एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कोर्टेक्स को हम अलग अलग क्यों कहते हैं, क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स से अलग हार्मोन निकलते हैं और एड्रिनल मेडुला से अलग हार्मोन निकलते हैं, ठीक है जी। वो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये हम बताते हैं आपको अभी। इट्स आउटर लेयर इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि बाहर वाली लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये मैंने अभी आपको दिखाया अभी, ठीक है। और नीचे भी जो डायग्राम बनी है उसमें भी दिखा रहे हैं। तो ये देखो बाहर वाली जो लेयर है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे जो हार्मोन इससे निकल रहे हैं वो भी दिखाए हैं बताए हैं थोड़े से। और अंदर वाली को एड्रिनल मेडुला कहते हैं, उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये भी बताएं। एंड इनर इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला, और अंदर वाली को हम क्या कहते हैं, मेडुला, एड्रिनल मेडुला। अब पहले मेडुला के हार्मोन बताएगा। द मेडुला प्रोड्यूसेस द हार्मोन एड्रीनालिन। मेडुला के अंदर से एक हार्मोन निकलता है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन जो मेडुला से यानी कि अंदर वाले हिस्से से निकलेगा वो होगा नोर एड्रीनालिन, ठीक है। नोर एड्रीनालिन या फिर नोर एपिनेफ्रिन, सेम ही चीज है। जबकि जो बाहर वाला होता है एड्रिनल कोर्टेक्स से निकलते हैं सबसे पहले कोर्टिकोस्टीरोइड्स। कोर्टिकोस्टीरोइड्स कौन कौन से हैं, कोर्टिसोल है और कोर्टिकोस्टीरोन है, ठीक है। एल्डोस्टीरोन है और एंड्रोजेनिक हार्मोन। एंड्रोजेनिक हार्मोन कौन कौन से हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन भी स्टीरोन वाले ही हैं, जैसे कि
एंड्रोजेनिक बेसिकली वो हार्मोन है जो मेल के सेक्सुअल हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ये भी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। तो इन सारों के एंड पर आपको एक वर्ड आ रहा होगा, स्टीरॉन। यहाँ भी स्टीरॉन, यहाँ भी स्टीरॉन, यहाँ भी सोल आ रहा है। ठीक है, और ये एंड्रोजेनिक हार्मोन भी स्टीरॉन ही है, टेस्टोस्टेरोन। स्टीरॉन इसलिए है, ये सारे स्टीरॉन इसलिए हैं क्योंकि ये सारे स्टीरॉइड्स हैं। ये सारे क्या हैं? स्टीरॉइड्स। केमिस्ट्री में आपने स्टीरॉइड्स पढ़े होंगे, पक्के पक्के पढ़े होंगे। ठीक है, तो स्टीरॉइड, इन सारों का स्ट्रक्चर स्टीरॉइड्स जैसा है। ठीक है, इन सारों का स्ट्रक्चर कैसा है? स्टीरॉइड्स जैसा है। ये देखो, ये किडनी के ऊपर मेडुल्ला पड़ा हुआ है, सॉरी, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पड़ा हुआ है। एड्रीनल ग्लैंड को खोल के दिखाया मैंने, इससे भी बेहतर पिक्चर आपको दिखा दी है। सबसे पहले वो बात करेगा एड्रीनालिन की और नॉर एड्रीनालिन की, यानी कि ये कौन से हार्मोन है जो एड्रीनल मेडुल्ला से निकलते हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना। Both adrenaline and noradrenaline are secreted in stress situations. स्ट्रेस सिचुएशंस में जब बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है तो क्या होता है? एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन निकलते हैं। एक बात है जो कि बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती, और वो है कि ये एड्रीनल ग्लैंड से हॉर्मोन्स जो निकलते हैं, ये कंट्रोल कैसे होते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल होते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, पिट्यूटरी पढ़ाते हुए। यही बात है। ये पिक्चर है जी। इस पिक्चर को मैं इतना ज्यादा जूम नहीं कर रहा, नहीं तो नीचे से कट जाएगी ये। अच्छा, इस पिक्चर में देखो, अगर मैं ऊपर से ही दिखाऊं तो इस पिक्चर में देखो, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से ये निकलता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन कहाँ जाके एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी पर। तो पिट्यूटरी में जब ये गया, यही हार्मोन पिट्यूटरी में गया, तो पिट्यूटरी से निकला आगे ACTH, अड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ACTH। और ACTH कहाँ जाके एक्ट करता है? ACTH मैंने पहले भी बताया था, ये एड्रीनल ग्लैंड पर जाके एक्ट करता है। वो एड्रीनल ग्लैंड यही है, वो एड्रीनल ग्लैंड यही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ACTH जाकर जब एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा तो कहाँ पर एक्ट करेगा? क्या ये एड्रीनल मेडुला पर एक्ट करेगा या एड्रीनल कोर्टेक्स पर एक्ट करेगा? ये बात आपने याद रखनी है कि जो ACTH जाके एक्ट करेगा ना, जो कि पिट्यूटरी से निकल कर आया है, ये जाकर एक्ट करेगा एड्रीनल कोर्टेक्स। ठीक है जी, एड्रीनल कोर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा, एड्रीनल मेडुला पे जाके एक्ट नहीं करेगा। और एड्रीनल कोर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रीनल कोर्टेक्स से सारे स्टीरॉइड निकलते हैं, जैसे कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टीरोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन से निकलते हैं, एल्डोस्टीरोन निकलते हैं। ठीक है, तो स्टीरॉइड्स निकलते हैं। तो ये बेसिकली जो स्टीरॉइड्स निकल रहे हैं ना एड्रीनल कोर्टेक्स से, ठीक है, जो स्टीरॉइड्स निकल रहे हैं, स्टीरॉइड्स वाले हार्मोन निकल रहे हैं कोर्टेक्स से, बाहर वाले हिस्से से, यानी कि इस हिस्से से, ये जो बाहर वाला हिस्सा से। तो ये जो निकल रहे हैं कोर्टिको स्टीरॉइड्स, इनको ACTH कंट्रोल करता है, यानी कि इनको पिट्यूटरी ही कंट्रोल कर रहा होता है पीछे, और पिट्यूटरी को पीछे हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अलबत्ता दूसरी बात यह है कि फिर एड्रीनल मेडुला को कौन कंट्रोल करता है? तो एड्रीनल मेडुला को कोई हार्मोन नहीं कंट्रोल करता। एड्रिनल मेडुला पर आकर कोई हार्मोन नहीं अटैच होता। इसको क्या कंट्रोल, इस तक ब्रेन जो है वो डायरेक्ट न्यूरॉन्स भेजता है, न्यूरॉन्स भेजेगा, न्यूरॉन्स भेजेगा, नर्व इम्पल्स आएगी इस तक ऐसे, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी सबसे पहले, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे यहाँ पर आएगी। और जब ये सिग्नल आएगा ना, तो इससे फिर क्या निकलेगा? एड्रिनल मेडुला से क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन निकलता है और नॉर एपिनेफ्रिन। ये आपको समझ लगी इस बात की जो मैंने कर दी अभी? ये ऐसी बात है जो कि बड़े बड़े टीचरों को नहीं समझ आती इस बार, और आप लोगों को मैंने बता रहा हूँ। अच्छा, देखो,
जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसको दिमाग जो है वो केमिकल्स के जरिए कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे? हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकलेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑक्यूपाइड जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच निकलेगा, और एसीटीएच जाएगा एड्रीनल के एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, और वहां से स्टीरॉइड्स निकालेगा, कोर्टिसोल निकालेगा, कोर्टिकोस्टीरोन निकालेगा, ठीक है, एल्ड्रोस्टेरोन निकालेगा, ठीक है। लेकिन जो एड्रिनल मेडुला है, अंदर वाला हिस्सा है, इसको ये केमिकल्स अफेक्ट नहीं करते। इस तक ब्रेन कैसे अपने ये कब, यानी कि ये कैसे कंट्रोल होता है, ब्रेन डायरेक्ट सिग्नल भेजता है नर्व के जरिए, और ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकलते हैं। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको मजीद बात हो जाए। ठीक हो, फाइनल रोड भी कहानी की वाली बात है, पिक्चर नहीं है। मैंने खुद ही याद करके याद से कर ली थी, लेकिन आई नहीं। शायद डाउनलोड नहीं है यार, सॉरी। चलो कुछ नहीं आता, चलो कुछ नहीं आता, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एड्रीनल मेडुला जो होता है, ये जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है ब्रेन से, यानी कि ब्रेन इस तरह के नर्व इम्पल्स भेजेगा, और फिर एड्रीनल मेडुला तक जब सिग्नल आएगा तो एड्रीनल मेडुला उस सिग्नल के आगे क्या करेगा, जो है वो सिग्नल के आगे क्या करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन से क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो पता चलते हैं। वो कौन सा proof है? ठीक है। तो दोनों एड्रीनालीन यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनालीन कब सक्रिएट होते हैं? स्ट्रेस की सिचुएशन में। देखो तो स्ट्रेस आया बॉडी पर, यानी कि आप कल रात को गली में अकेले जा रहे हो, अंधेरी गली, और सामने से कुत्ता आ गया, ये आपको एक अगवा करने वाला शख्स आ गया, एक अगवा करने वाला शख्स आ गया, ठीक है। तो ये बहुत बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इसमें इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, अगर आप खुद सोचो, इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इसमें फौरी फौरी काम की करने की जरूरत है, इसमें फौरी फौरी काम करने की जरूरत है। तो इसमें अगर ये एड्रीनल मेडुला से और स्ट्रेस से लड़ने के लिए जो हार्मोन है हमारे पास, वो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। लेकिन अगर मैं सोचूं कि ये केमिकल से कंट्रोल होते 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 फर्ज करो एक मिनट के लिए कि ये केमिकल से, और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है ना, वो केमिकल्स से, हार्मोन से पीछे से कंट्रोल हो रहे होते, एसिड से, तो आपके सामने अगवा करने वाला शख्स आ गया, तो हाइपोथैलेमस तक सिग्नल चला जाएगा कि अगवा करने वाला शख्स आया। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता सीआरएच बनाएगा, सीआरएच ब्लड के जरिए जाएगा एड्रीनल पिट्यूटरी तक, वो एसीटीएच बनाएगा, एसीटीएच क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड तक जाएगा, और वो एड्रीनल मेडुला फ्रैक्ट करके एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज कराए। अबे इतनी देर में तो उठा के ले जाएगा, जो बंदे ने उठाना होगा वो उठा के भाग जाएगा। तो दिमाग ये बहुत ही स्लो तरीका है, ठीक है। ओवरऑल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तब नर्व इम्पल्स के जरिए सिग्नल्स हैं वो बहुत तेजी से काम करते हैं, जबकि जो हार्मोनल सिस्टम है ये स्लो काम करता है जरा, ठीक है, ये स्लोली चल काम करता है। तो दिमाग को चाहिए, यानी कि जिस्म को चाहिए कि फौरी कोई चीज़ ऐसी हो कि फौरी 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 रिएक्ट होना चाहिए, तो दिमाग क्या करेगा, डायरेक्ट सिग्नल भेजेगा, और वो केमिकल्स की फॉर्म में नहीं भेजेगा, वो नर्व न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगा एड्रीनल मेडुला तक, और एड्रीनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करवा देगा, यानी एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन रिलीज करवा देगा। अब ये करते क्या है, ये स्ट्रेस सिचुएशन में करते क्या है, ये बेसिकली वही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ही शो कर रहे हैं यहाँ पर भी, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन क्या करता है कि
जो है वो डायलेट करता है ब्लड वेसल्स जिस्म के कुछ हिस्सों में जाके। यानी कि कौन कौन से हिस्सों में जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा? स्केलेटल मसल में है ब्लड वेसल्स, कार्डियक मसल्स में ब्लड वेसल्स हाई डायलेट करेगा। डायलेट का मतलब है कि जब ब्लड वेसल किस हिस्से में भी डायलेट होगी ना, उस हिस्से का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, उस हिस्से में ब्लड की अवेलेबिलिटी ज्यादा, उस हिस्से में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा, उस हिस्से में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी ज्यादा, उस हिस्से में एनर्जी की अवेलेबिलिटी ज्यादा, आयंस की, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा, हर चीज की उस हिस्से में अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी जिस हिस्से में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। तो एपिनेफ्रिन उस कौन कौन से स्केलेटल मसल्स में ब्लड वेसल्स डायलेट कर देगा, ताकि क्योंकि स्केलेटल मसल ने भगवाना है। अब आपके सामने एक बंदा आ गया है जिसने आपको भगवा कर, तो अब आपने भागना है। तो भागने के लिए क्या यूज होगा? स्केलेटल मसल यूज होंगे ना, तो स्केलेटल मसल में जाकर फौरन से ब्लड वेसल्स डायलेट करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? कार्डियक मसल में भी जाकर ब्लड वेसल्स डायलेट करेगा, ठीक है, ये भी करेगा। और क्या करेगा? ये एपिनेफ्रिन क्या करेगा? और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट जो होगी वो बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट रेट भी बढ़ा देगा, ठीक है। और ये एपिनेफ्रिन को ये नॉर एपिनेफ्रिन को बेसिकली हम दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर दवाई के तौर पर भी देते हैं। जब किसी बंदे का हार्ट रेट बड़ा कम हो रहा हो ना, हार्ट रेट कम हो रहा हो, तो हम इसको ये वाली नॉरपिन, इसके लिए हम नॉरपिन वर्ड यूज करते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन चलाते हैं। यानी कि उसको आईवी लगा कर ना, आईवी आईवी उसके जिस समय ये डालते हैं ये दवाई, तो उससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब ये उसका ब्रीदिंग का रेट भी बढ़ा देगी ये। तो इससे सारे से क्या हुआ है, सारे से क्या हुआ है? इससे बॉडी जो है स्ट्रेस से डील करने के लिए तैयार हो गई है, भागने के लिए तैयार हो गई है। अब इसके मुकाबले में जो नोरेपिनेफ्रीन है, नोरेपिनेफ्रीन क्या करेगी? नोरेपिनेफ्रीन कंस्ट्रक्शन करवाएगी ब्लड वेसल्स की, यानी कि ब्लड वेसल्स को छोटा करेगी, लेकिन उन हिस्सों में नहीं जिनमें एपिनेफ्रिन काम कर रही है। नहीं तो फिर तो ये एक दूसरे के खिलाफ ही हो गए, ये एक दूसरे के खिलाफ ही हो गए ना, कि एपिनेफ्रिन ने फर्ज करो स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स को डायलेट किया और वहां पर ब्लड ज्यादा जाना शुरू हो गया, लेकिन नोरेपिनेफ्रिन ने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी उनको छोटा कर दिया, तो वहां पर ब्लड ब्लड जाना कम हो गया। नहीं, इस तरह नहीं करेगी। नोरेपिनेफ्रिन दूसरे हिस्सों पे जाएगी, जैसे कि इंटेस्टाइन्स को। अब आपके सामने एक बंदा अगवा करने के लिए बैठा है, तो आप आपके इंटेस्टाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपके जिस्म को कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपके इंटेस्टाइन्स कितना जो है खुराक हजम कर रहे हैं। तो ये इंटेस्टाइन्स की तरफ जो ब्लड जाने वाला होगा ना, उसकी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे, इतना कंस्ट्रिक्ट। तो ये यहाँ से ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स इंटेस्टाइन्स को कम जाना शुरू हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन्स को ब्लड जाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी ब्लड जाने की जरूरत है स्केलेटल मसल के पास, दिमाग के पास, हार्ट के पास, इन हिस्सों के पास ज्यादा जाना चाहिए, ताकि ये हिस्से अभी स्ट्रेस में है, तो अभी पूरी जिस्म स्ट्रेस में है, तो ये हिस्से ज्यादा काम करे। तो इस सारे काम को कि जिसमें कुछ हिस्से में ब्लड वेसल ब्लड ज्यादा जा रहा है, कुछ में कम जा रहा है, इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि भागो, जंप, लड़ो, ठीक है। इसेंशियली एड्रीनालीन, एड्रीनालीन का पहले काम बताएगा, यानी एपिनेफ्रीन का। एड्रीनालीन डायलेट्स ब्लड वेसल्स, एड्रीनालीन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, कहाँ पर? सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के कुछ खास हिस्सों में, जैसे कि स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल ने बताया ना, स्केलेटल मसल को ब्लड की जरूरत होती है स्ट्रेस सिचुएशन में, और स्ट्रेस की सिचुएशन भी मैंने बड़ी अच्छी सी बताई है स्केलेटल मसल में, ठीक है। और साथ में क्या करता है? हार्ट की आउटपुट भी इंक्रीज करता है, हार्ट बीट तक तेज करवा देता है एड्रीनालिन, ठीक है। जबकि जो नोर एड्रीनालिन होता है, नोर एड्रीनालिन वो क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, ये मैंने बताया कि ना, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन इन हिस्सों में नहीं, इन हिस्सों में नहीं, लेकिन कुछ खास हिस्सों में, जैसे कि गट में। गट हमें, आपने मेरे से अभी जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो आपने मुझसे गट का पूछा था, गट क्या होती है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आपको गट का ही नहीं, सेकेंड ईयर में आ गए और आपको गट का ही नहीं पता। गट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरे को कहते हैं, मुंह से लेकर एनस तक का जो सारा हिस्सा है, इस सारे को गट ही कहते हैं, ठीक है। अलबत्ता जो इसमें गट का मेन, गट जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ना गट वर्ड, वो हम यूज करते हैं इंटेस्टाइन्स के लिए। मैदे से आगे जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लिए हम गट का वर्ड यूज करते हैं। तो ये गट का वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इससे आपने लेना है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। तो गट तक ब्लड वेसल्स कम, ब्लड वेसल गट की तरफ जाने वाले ब्लड वेसल्स को एक एक कंस्ट्रिक्ट करते हैं उनको, तो वहां पर ब्लड कम जाएगा। तो दोनों का जो काम होगा ये साइनर्जिस्टिक होगा, एंटागोनिस्टिक नहीं होगा। साइनर्जिस्टिक का मतलब होता है कि एक काम इस तरह होना कि मतलब दोनों जो काम एक ही हो रहा हो, जिसमें दोनों अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पत्थर है, और एक बंदा इसको आगे से खींच रहा है, और एक बंदा पीछे से
धक्का लगा रहा है। देखो एक बंदा खींच रहा है और एक बंदा धक्का लगा रहा है, ये दोनों काम काम डिफरेंट है, खींचना और धक्का लगाना फर्क है। लेकिन इस काम की वजह से पत्थर एक तरफ जाएगा, इस तरफ ही जाएगा, या ना आगे की तरफ ही जाएगा, इस तरफ ही। तो इस काम को कहते हैं हम साइनर्जिस्टिक, के दो दो अलग अलग काम हो लेकिन उनकी वजह से चीज आगे से फंक्शन एक ही हो रहा हो। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक। तो देखो एपिनेफ्रीन डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, ये लिखा हुआ है, लेकिन और जो नोरेपिनेफ्रीन है वो कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, लेकिन इनकी वजह से फंक्शन जो परफॉर्म होता है वो सेम। और इनकी वजह से क्या होता है फिर, ब्लड वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट करती हैं जिसम के ज्यादातर हिस्सों में, तो फिर उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी थोड़ा रेज हो जाता है। एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, देखो स्ट्रेस की सिचुएशन आई है तो सिर्फ ब्लड ही स्केलेटल मसल तक नहीं जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि ब्लड में ग्लूकोज भी ज्यादा होना चाहिए, ताकि स्केलेटल मसल के पास अगर ग्लूकोज की कमी हो तो जल्दी जल्दी ब्लड से ग्लूकोज लेके उसको तोड़ के एटीपी में कन्वर्ट करके कंट्रैक्शन करवाए। ठीक है। तो एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन क्या करेगा, रिलीज ऑफ ग्लूकोज करवाएगा, यानी कि ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा कहाँ से, लिवर के ग्लाइकोजन से, और लिवर के ग्लाइकोजन से, और साथ में ये उससे भी करवाएगा, क्या कहते हैं, लिवर के ग्लाइकोजन से और मसल के ग्लाइकोजन से भी तोड़कर ये करवाएगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाएगा। तो उस ग्लूकोज से वो जो मसल होते हैं वो मसल ग्लूकोज को मजीद तोड़कर उससे एटीपी लेते हैं। ठीक है। ग्लाइकोजन लिवर में कैसे बनता है, मसल में कैसे बनता है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ पीछे, बड़ा तफसील से। अच्छा। तो ये सिंपथेटिक सिस्टम जो हमने, मैंने आपको नर्व सिंपथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना। ठीक है। तो ये सिंपथेटिक सिस्टम के जो काम होते हैं, सिंपथेटिक सिस्टम भी बेसिकली फाइट और फ्लाइट ही करवाता है ना, तो इसके काम को बढ़ा रहा है ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। अच्छा। अब आगे इतना ही समय इसने बता दिया कि ये क्या करते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। अब आगे इनकी बीमारियां आ गई, कि ये बीमारी, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें ये दोनों हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसमें बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर ये एड्रिनल मेडुला का आ जाए ना, क्या उसे कहते हैं, ट्यूमर हो जाए एड्रिनल मेडुला का, कोई हमारी बॉडी में ना सिंड्रोम होते हैं, जैसे हम कहते हैं मैन सिंड्रोम, MEN, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया। ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही आप पर थोड़े नॉलेज झाड़ रहा हूँ। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बॉडी में ट्यूमर होते हैं, कैंसर होते हैं। ठीक है। तो उनमें से कुछ कैंसर होते हैं जिनमें ये एड्रिनल मेडुला का भी कैंसर होता है। तो एड्रिनल मेडुला का अगर कैंसर होगा तो ये बढ़ जाएंगे, ये हार्मोन बढ़ जाएंगे, और अगर ये हार्मोन बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। अगली बात लिखी है उसने कि जिन चूहों में हम चूहों के अंदर बंदा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, चूहों का उन्होंने क्या किया, एड्रीनल ग्लैंड लिया और एड्रीनल ग्लैंड से क्या किया, एड्रीनल मेडुला निकाल दिया। तो एड्रीनल मेडुला जब निकाला तो उनकी जो स्ट्रेस से लड़ने की ताकत थी ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई, और वो बस थोड़ा सा ही उनको सर्दी दी तो वो मर गए। इन रेयर्स हुज एड्रिनल मेडुला हैज बीन रिमूव्ड सर्जिकली, वो वाले चूहे जहाँ जिनसे एड्रिनल मेडुला निकाल दिया उन्होंने, यानी उन्होंने इस तरह किया होगा ना, चूहों का पेट चीरा और उसमें से उनके किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड पड़ा है उसके उसका उसको भी फिर थोड़ा सा कट लगा के उससे एड्रिनल मेडुला निकाल दिया, बाकी एड्रिनल कोर्टेक्स को सी दिया, एड्रिनल एड्रिनल कोर्टेक्स को रहने दिया भाई, और वो फिर पेट को भी सी दिया और चूहे को जिंदा छोड़ दिया। अब चूहा सेहतयाब हुआ, चूहे को फिर उसने उन्होंने सर्दी दी, थोड़ी थोड़ी ठंड लगवाई तो वो साथ ही मर गया। The ability to withstand any stress situation such as cold is markedly diminished, यानी कि जिनमें से एड्रिनल मेडुला निकाल दिया जिन चूहों में से, उनकी जो ताकत है ना कि वो कोई स्ट्रेस सिचुएशन को विद स्टैंड कर सके, विद स्टैंड का मतलब होता है कि बर्दाश्त कर सके कोई भी, वो बहुत ज्यादा डिमिनिश हो गई, यानी कि बहुत कम हो गई। स्ट्रेस सिचुएशन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए जिनसे एड्रिनल मेडुला निकाल दिया, क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स एड्रिनल मेडुला के जितने भी हार्मोन है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये स्ट्रेस सिचुएशन में अपना बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है। अब अभी अभी ये एक और बात यानी कि मैं अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को कौन कौन से हार्मोन्स मेंटेन कर रहा है, तो इसमें दो और हार्मोन्स भी ऐड हो गए। एक तो इंसुलिन कर रहा है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम कर रहा है, ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज को ज्यादा कर रहा है। फिर ये भी है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी हैं, ये भी ब्लड में ग्लूकोज को
ज्यादा करते हैं दोनों। तो ये जो टोटल अभी तक चार हार्मोन्स हो गए जो ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। इनमें से एक कम करता है इंसुलिन और तीन ज्यादा करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक मैं ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कॉर्टिकल हार्मोन्स कल पढ़ लेंगे।